नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? जी मैं राधेश्याम झारिया निवेदन कर रहा था सर, एमपी सिवनी से। हम्म। कई दिनों से प्रयास कर रहा था सर, आज लगा फोन। बताइए। मैं ये कह रहा था सर, हम्म। यहाँ MP में जो गेस्ट टीचर हैं। एमपी में। हाँ, हम्म। तो अभी 2 सितंबर के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किए थे हमारे लिए कि 50% आरक्षण, हम्म। 20 अंक बोनस का देंगे। हम्म। इसके साथ ही 1 साल का अनुबंध करेंगे। हम्म। ये तो कुछ चुनाव आचार संहिता लग गई है। सत्रह हम्म। सितंबर को वो 17 नवंबर को चुनाव है। हम्म। तो अभी कोई आदेश तो हुए नहीं है। बाकी एक आदेश दे दिए उनने कि प्रमोशन से या ट्रांसफर से कोई भी नीति से अगर कोई टीचर आता हो हम्म। तो गेस्ट फैकल्टी जो भी लगी हुई है उसको कारमुक्त ना करें, ऐसे हम्म। विभाग ने निर्देशित कर दिया। हम्म। लेकिन साथ ही में एक जानकारी मांगी है हमारे यहाँ कि टेट पास कितने अतिथि शिक्षक, हम्म। उनका ब्यौरा और कैटेगरी वाइज मांगे हैं। हम्म। सर उसका उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस लिए मांगे उन लोगों ने। बिल्कुल आसान सा है समझना। हाँ। मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चलाते हैं, हाँ सर। तो वहाँ पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये आप तय करेंगे या वहाँ जो काम करने वाले हैं वो तय करेंगे? नहीं सर, विभाग तय करेगा। यानी कि अगर कंपनी आपकी है तो आप ही तय करेंगे, वहाँ जो काम करने वाले हैं वो तो नहीं तय करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और कंपनी कैसे काम करेगी, क्या बिजनेस करेगी, क्या नहीं करेगी, किसके साथ करेगी, किसके साथ नहीं करेगी, ये कौन तय करेगा? जिसकी कंपनी है या बिल्कुल, वहाँ जो काम करने वाले हैं? जिसकी कंपनी वो करेगा सर। हाँ, तो पहली बात तो ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्लियर। जी। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं स्कूलों की, हाँ सर। वो इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल है किसका? सरकार का। अब चाहे शिवराज जी रहें, चाहे कोई और आए, कोई और जाए, उससे नहीं मतलब है। कौन जी। सी राजनीतिक पार्टी आ रही है जा रही है उसको छोड़ देते हैं। हाँ सर। स्कूल है सरकार की। जी जी। तो जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहेगी, चाहे हाँ। जो भी आए, चाहे जो भी जाए, स्कूल के लिए जो करना होगा वो स्कूल के लिए करेंगे। जो कुछ भी करेंगे स्कूल के लिए करेंगे, ना कि अतिथि के लिए, तो टेट पास वाले के लिए, इसके लिए उसके लिए नहीं। जो भी करना होगा स्कूल के लिए करेंगे। जी सर। जी। स्कूल में क्या करना है क्या नहीं करना है उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। जी। तो इम्पॉर्टेंट है स्कूल। कोई भी आए कोई भी जाए वो स्कूल को ध्यान में रखकर करेगा। और स्कूल के लिए जो कैसे चलाना है क्या करना है, ये जी। सारी चीज़ें गवर्नमेंट तय करती है और केंद्र सरकार जो कहती है वो राज्यों को मानना पड़ता है। हाँ सर, वो तो सही। तो केंद्र सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू जब कर दिया, राज्यों को अब वो क्रमशः धीरे धीरे लागू करना है, उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि संविदा योजनाएं समाप्त की जाएंगी, यानी परमानेंट पद होंगे, परमानेंट भर्तियां होंगी। जी। तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं क्या ये परमानेंट हैं? नहीं है सर। संविदा वाले हैं, है ना? जी बिल्कुल। किसी राज्य में अतिथि शिक्षक के नाम से हैं, किसी राज्य में अनुदेशक के नाम से हैं, कहीं पैरा शिक्षक के नाम से हैं, कहीं शिक्षक मित्र के नाम से, कहीं शिक्षा मित्र के नाम से, कहीं जी। गेस्ट फैकल्टी, जो भी नाम से हैं स्कूल लेवल पर कॉलेज लेवल पर इन्हीं सब नामों से हैं, लेकिन सारे के सारे कहे जाएंगे संविदा कर्मी। जी सर। यानी कि वो जब तक गवर्नमेंट को ज़रूरत है उनको एक निश्चित पेमेंट पर रखी हुई है, हम्म। लेकिन उनको सारी सुविधाएं जो राज्य कर्मचारियों को मिलती है वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, पेमेंट भी कम ही मिलता है। अभी तो डबल हुआ है सर, 18,000 किए हैं वर्ग एक वालों का, हम्म। और 2 वालों का 14,000 और 3 का 10। बाकी तो पहले 7,000, साढ़े हम्म। तीन हजार से शुरू हुआ था। हम्म। तो ये तो मानदेय है। और मानदेय जो रखा जाता है फिक्स कर दिया जाता है इतना देंगे। और जी फिर जब तक नया मानदेय की घोषणा नहीं होती है तब तक वो मानदेय चलता रहता है।
रहे हैं पहले तो से। वर्ग 1 में 9,000 से 18,000 कर दिए, वर्ग 2 में 7 से 14 कर दिए, वर्ग 3 में 5 से 10 कर दिए। तो ये तो मानदेय है, वो जी मानदेय बढ़ा दिए। अभी मिलने लगा कि नहीं बढ़ा हुआ मानदेय? सर अभी तो नहीं मिल रहा है, बाकी अक्टूबर पेड नवंबर का दिए उनने, हम्म। नवंबर से मिलेगा ऐसा करके लिखा है आदेश में। अच्छा, जियो जारी हो गया है? हाँ गजट तो जारी हो गया सर। अच्छा, तो चलिए, जब जारी हो गया है तो बढ़ा हुआ मानदेय मिलने लगेगा। जी लेकिन एक चीज़ जानिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है कि जितने भी संविदा योजनाएं हैं उनको समाप्त करना है। जी तो अभी चुनाव है, चुनाव के बाद चाहे जो भी जीत करके आएगा, चाहे जो आए, जी जी तो संविदा धीरे धीरे समाप्त किए जाएंगे, परमानेंट भर्तियां होंगी। और परमानेंट भर्ती के लिए जो आरटी एक्ट कहता है उन नियमों को ध्यान रख करके ही भर्तियां होंगी। जी तो आरटी एक्ट कहता है 2009 आरटी एक्ट कि 2010 से टेट अनिवार्य है, जी और टेट वो ही दे सकता है जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो। हाँ सर। तो ऐसे जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जो टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं, जी तो उनको तो 1% भी सपना नहीं देखना चाहिए कि वो कभी भविष्य में कुछ बनेंगे, परमानेंट होंगे, या उनको रखा ही जाएगा। उनको तो भविष्य में निकाल दिया जाएगा, कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं किए हैं। तो जी सर। गवर्नमेंट ये काम अभी की नहीं है निकालने वाला, उससे पहले उन्होंने एनआईएस से डीएलएड कम से कम करा दिया है कि जो लोग नहीं भी हैं तो वो कर लें ताकि बने रहें। जी सर। तो हमें लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने अगर बीएड नहीं किया होगा या अन्य कोर्स नहीं किया होगा तो एनआईएस से डीएलएड तो जरूर कर लिए होंगे। अब सर इसके बाद, हाँ बोलिए। काफी लोग जो हैं अभी प्रशिक्षित नहीं है सर। एनआईएस डीएलएड भी नहीं किए हैं? हाँ नहीं किए हैं ना, कुछ लोग मतलब, बाकी तो अधिकांशता है, हम्म। बाकी कुछ एक है मतलब जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने भी बीएड, डीएलएड, बीटीसी, एनआईएस डीएलएड जो भी कोर्सेज चलते हैं टीचर ट्रेनिंग जो भी, उनमें जी से कोई भी कोर्स नहीं किया है हाँ तो उनको तो बिल्कुल भी जो है उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनके लिए कहीं कुछ होगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है। जी यहाँ तक कि प्राइवेट भी नहीं लेगा उनको। कढ़ाई होने जा रहा है, हो सकता है इसी सत्र से कढ़ाई कर दें या अगले सत्र से कढ़ाई करें। प्राइवेट में भी उनको नहीं पढ़ाने देना है, भले वो डॉक्टरी किए हों, बीटेक किए हों, पढ़ाई चाहे जो किए हों, चाहे जी जितनी अच्छी पढ़ाई किए हों, चाहे जितना नॉलेज रखते हों, लेकिन टीचिंग फील्ड में रहने के लिए टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य है। और दूसरा टेट आ गया। तो टेट एग्जाम्स जो है कब हुए हैं? 2018 में हुए हैं, फिर इधर हुए हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ तो 2008 में भी हुआ है। दो 2008 में कैसे हुआ होगा? 2010 से तो लागू हुआ, 11 से शुरू हुआ। नहीं है सर, हमारे यहाँ तो हुआ था 2008 में। मेरे पास अंक सूची है अभी वर्ग 3 की, उस हम्म। समय में। हाँ सही है, 12वीं कंप्लीट किए आप किया। आप 2008 कह रहे हैं या 2018 कहना चाह रहे हैं? 2008 में भी हुई थी सर हमारे यहाँ। तो वो टेट परीक्षा नहीं होगा, कोई और होगा। टेट तो 2011 से शुरू हुआ है। नहीं सर, व्यवसायिक शिक्षा मंडल का है वो सर्टिफिकेट, लेकिन उस समय में 50% आरक्षण नहीं था। हम्म। मतलब पास होने के लिए हम्म। 50% अनिवार्य नहीं था, कम था, 30% 40% था। आप हमें सर्टिफिकेट भेजिएगा, एक बार हम देखेंगे वो क्या है। आपने दिया था क्या? हाँ मैंने तो दिया था, तो तो 2008। 2008 में उसमें क्या क्या पूछा गया था? कुछ नहीं, 200 अंक का पेपर था सर वो। तो ये परमानेंट भर्ती की बात कर रहे हैं या टेट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, परमानेंट भर्ती हुई थी उसी टेट पास से, मेरिट बनी हुई थी, और जिनका डिप्लोमा डिग्री थी उसके 20 अंक एक्स्ट्रा दिए थे उन लोगों ने। तो वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो एग्जाम हुआ था, हाँ और ये जो टेट और सी टेट होता है, दोनों में फर्क है। 2008 में जो हुआ था वो भर्ती निकाली गई, उसमें जिस भी तरह का एग्जाम वगैरह कराए वो अलग मैटर है। हाँ हाँ सर। टेट परीक्षा तो आरटी एक्ट 2009 में जब लागू हुआ तो 2010 से कंपलसरी किया गया, और 2011 में पहली बार हुआ। हाँ तो 11 में भी हुई थी अपने यहाँ। अच्छा, 11 में भी हुई थी? हाँ जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर कब हुई है? उसके बाद सर फिर 2018 में हुई है। 11 के बाद सीधा 18 में हुआ फिर? जी सर जी। 18 के बाद फिर हुआ? 18 के बाद फिर वर्ग 3 की हुई है 2020 में। अच्छा। हम्म।
फिर इसके बाद नहीं हुआ है? इसके बाद अब भी 23 में हुई है सर हमारी। अच्छा, 23 में हुई है। हाँ 23 अच्छा, में। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट ने 11 में कराया, फिर 18 में कराया, फिर 20 में वर्ग 3 वाला कराया, और फिर हाँ 23 में हुआ। जी। सी टेट तो हर साल हो ही रहा है। सी टेट तो हर साल हो ही रहा है सर, लेकिन सी टेट मान नहीं करते अपने यहाँ। वो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी नीतियां हैं, और वैसे भी रूल ही है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सी टेट लागू कर सकती है, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकती, वो उनकी मर्जी है। अब खैर। सी में तो करते हैं वो, हम्म। सी करते हैं। तो अभी जो है जो भी कंडीशन है, लेकिन अब आगे गवर्नमेंट बढ़ रही है, जो आंकड़े जुटा रही है कि टेट वगैरह कितने पास हैं, तो वो आंकड़े इसी पर्पज से जुटाए जा रहे हैं कि अब जो है बिना टेट के कोई टीचर कहीं नहीं रहेगा। टेट या फिर सी टेट कम से कम पास होना अनिवार्य करने जा रहे हैं। जी सर। कड़ाई से लागू करने जा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, दोनों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जी कहीं भी बिना टेट के कोई टीचर न रहे। इसलिए आंकड़े जुटा रहे हैं। जी और केंद्र सरकार जो है कुछ योजनाएं अब बना रही है, अभी उनकी घोषणा होनी है, जिसमें जी कि पूरे भारत के अंदर करीब करीब 5.5 लाख जो है शिक्षा मित्र, या आपके यहाँ वर्ग 3 में जो शिक्षक हैं, जी तो इस तरह के जो भी शिक्षक हैं, तो उनको परमानेंट करने की व्यवस्था बना रही है। तो जी आंकड़े जो जुटाए जा रहे हैं उस पर्पज से भी हो सकता है जुटा रहे हों। जी केंद्र सरकार को घोषणा करना है और सभी राज्यों से आंकड़े मांगे गए हैं, तो उसी आधार पर वो घोषणा करके परमानेंट करेंगे। और एक योजना जो हम बता रहे हैं वो शुरू होगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी उसी के तहत होगा। तो टेट तो कंपलसरी है, और जो टेट पास हैं वो फायदे में रहेंगे, जी और जो टेट नहीं पास हैं उनको प्रयास करना चाहिए जल्दी से जल्दी टेट, या फिर कम से कम सी टेट हर हाल में निकाल लें। अगर स्टेट का नहीं आता है टेट, जी जी। तो सी टेट निकाल लें, दोनों में से कोई भी पास होना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज, एक निवेदन करना चाह रहा था हम्म। कि हमारे यहाँ वर्ग 1 में अलग गेस्ट लगते हैं, वर्ग 2 में अलग लगते हैं, हम्म। 3 अलग लगते हैं, हम्म। मतलब कैटेगरी में लगते हैं। हम्म। तो अब उसमें कई लोगों के 10-10, 12-12, 14-14 साल हो गए हैं। हम्म। तो मान के चलो, अगर समायोजन करते हैं वो जो टेट पास हैं, हम्म। तो सबका प्राइज मनी में करेंगे क्या? क्या कहे लास्ट में? मैंने कहा अगर वो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर जो टेट पास हैं उनका समायोजन करना है, हाँ। तो सबका प्राइज मनी में करेगी गवर्नमेंट, क्या फिर जहाँ है वहां भी कर सकती है सर? नहीं नहीं, देखिए, आपके यहाँ जो वर्ग 3 है वो प्राइमरी लेवल का है ना? जी जी जी। और वर्ग 2 जो है वो 6 से 8 वाला है। हाँ सर, 6 से 8 है, मतलब 6 से 10 तक चलता है सर। अच्छा, वर्ग 2 6 से 10 है। हम्म। और जो वर्ग 1 है वो 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं के लिए है। जी तो जो वर्ग 3 वाले हैं जी वो प्राइमरी टेट तो पास हैं, तो उनका तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, वो जी जहाँ है वहीं। जी सर। जो वर्ग 2 का टेट पास होगा, जी तो उनको भविष्य में जब भी भर्ती आएगी जूनियर की, यानी 6 से 10 तक वाली बीच में, जी। तो उनमें जो है उनको वेटेज दे दें, उम्र में छूट दे दें। उम्र में छूट तो दे रहे हैं सर अभी। तो 9 साल। परमानेंट भर्ती वगैरह जब भी आएगा उसमें छूट देंगे। और जी 50% सीट की बात जो है, तो हो सकता है वहाँ पर भी इस तरह का कुछ नियम लागू करें। हाँ, पच्चीस लेकिन 25% तो अभी दे रहे हैं सर आरक्षण भर्ती में। अच्छा अच्छा। हाँ तो जन। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशन है, तो जी हर राज्य की जैसी कंडीशन है उसको ध्यान में रख करके किया जा रहा है। आपके यहाँ चूंकि टेट 11 में हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर जी। 20 में और 23 में, तो उतने टेट पास कैंडिडेट नहीं होंगे क्योंकि एग्जाम ही कम हुए हैं। हाँ सर, और हुए भी हैं तो जितने लोग मतलब निकले थे तो काफी लोग लग भी गए हैं उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये मान करके चलिए कि प्राइमरी में जितने लोग हैं टेट पास, वो तो हो ही जाएंगे परमानेंट, जी जब हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत समायोजन करेंगे तो। जी सर। इसके बाद जो अपर लेवल है 6 to 10 वाला, जी तो वहाँ की वैकेंसी निकालेंगे, उसमें जो है सबको मौका देंगे, जो लोग
वहाँ पर अतिथि शिक्षक हैं वो भी आवेदन कर लेंगे। तो जी प्राइमरी लेवल में हो चुके होंगे या अभी प्राइमरी वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक हैं जी वो भी आवेदन कर सकें। साथ ही अन्य जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अतिथि शिक्षक नहीं हैं लेकिन कहीं न कहीं प्राइवेट वगैरह में पढ़ा रहे हैं या फिर घर बैठे हैं जो भी, लेकिन टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, जी तो सबको मौका देंगे आवेदन करने का। अब उसमें आरक्षण कुछ दे सकते हैं, उम्र जी में छूट दे सकते हैं, जी वेटेज दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। जी। तो वैकेंसी जो है अभी तो आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है। हाँ सर, हमारे यहाँ तो चुनाव है 17 नवंबर को। अच्छा, तो चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। वैसे भी फिलहाल तो पेंडिंग है बहुत सारी चीज़ें, जिनमें से एक है बीएड वाला जो गजट रद्द हुआ है। जी सर जी। तो बहुत सारे लोग होंगे जो बीएड किए होंगे, तो कोई भी सर चीज़ हुँ, बीएड वाले काफी कुछ है। तो कोई भी चीज़ करने चलेंगे तो फिर ये मैटर फँस जाएगा कि बीएड वालों का कैसे होगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली थी उसको पेंडिंग रख दिया गया है। जी नया गजट आने जा रहा है, नवंबर में आ जाएगा जी जी और बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। तो जी। फिर जब वैलिड हो जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर हम जैसे वर्ग 1 में पढ़ा रहे हैं, 12 साल हो गए मेरे को, हुँ, हुँ। और मेरा ग्रेड 2 निकला है। वर्ग 1 अंग्रेजी था, तो कुछ अंकों से मतलब पॉइंटों से मार खा गए मैं। हुँ, हुँ। तो दिक्कत ये है कि वर्ग 2 निकला है। अच्छा, अभी जो जानकारी मंगी है उसमें, चाहे आप वर्ग 1 में पास हों, चाहे 2 में पास हों, चाहे 3 में पास हों, हुँ, आप हुँ। किस में पास हैं उसकी जानकारी मंगी गई है। हुँ। और कौन से कैटेगरी के हो आप, और ईडब्ल्यूएक्स वालों का भी दिया है उसमें कि अगर 75 अंक लाए हैं हुँ, हुँ। और नॉट क्वालिफाइड भी, तो उनको क्वालिफाइड माना जाए। ऐसा अच्छा। आदेश हुआ से। तो देखिए अभी जो है केंद्र सरकार वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लेकर आई है और आरटी एक्ट इनको ध्यान में रख कर के आगे बढ़ रही है। चूँकि आरटी एक्ट में 10 साल का छूट था, जी। तो वो 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो गया है। अच्छा। जी सर जी। तो उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया। जी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आरटी एक्ट था उसका दायरा बढ़ाते हुए जी आरटी एक्ट कहता है प्राइमरी और जूनियर, और जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि आरटी एक्ट का दायरा बढ़ा करके प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक हाँ ये सर। आरटी एक्ट के दायरे में आएंगे। तो इंटरमीडिएट भी आपका जो है अब आरटी एक्ट के दायरे में है। जी तो आंकड़े जुटा रहे होंगे जी इस हिसाब से कि आगे जो उनकी प्लानिंग है हर जगह हर कक्षा में शिक्षक देना है, हर जी सब्जेक्ट का शिक्षक देना है। तो या तो वैकेंसी लाने की तैयारी होगी, तो उसमें आप लोगों को कैसे मैनेज करना है, या हो सकता है डायरेक्ट आप लोगों को परमानेंट करने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही हो। जी तो एग्जैक्टली तो तभी क्लियर होगा जब कोई चीज़ सामने आए खुल करके कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। जी और जब भी कोई गवर्नमेंट प्लान करती है तो हर कोई, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी किसी को रखेगा काम पर तो चाहेगा कि एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसको काम आता हो। तो आता रहेगा काम तो अच्छा काम करेगा सही और है। हाँ, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। जी तो हर कोई अनुभव को जो है वरीयता देता है। जी तो आप लोग इतने साल से लगे हुए हैं, तो प्लान चल रहा होगा कि आप लोग के लिए क्या करना है, कैसे करना है। जी तरह तरह के छूट देंगे या हो सकता है डायरेक्ट परमानेंट करेंगे, वो तो जब घोषणा करेंगे या जियो वगैरह कुछ जारी होगा तभी सामने आएगा एग्जैक्टली कि वो क्या प्लान कर रहे हैं कैसे। वैसे परमानेंट भर्तियां होनी हैं, इसकी तैयारी तो चल रही है जोर शोर से कि परमानेंट भर्तियां होंगी। तो परमानेंट भर्ती नया निकाल के भी कर सकते हैं, हो सकता है पुराने लोगों को भी ले लें डायरेक्ट। जी सर। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तो चुनाव आ गया है, आचार संहिता लगा हुआ है, तो आचार संहिता तक तो कुछ नया होना नहीं है। हाँ ना सर, अब फिर आचार संहिता तक तो कुछ नहीं होगा। हम्म। पर सर आपके वीडियो देखता रहता हूँ ना मैं, सुनता हम्म। हूँ, तो आप बोलते हैं कि 2011 से लेंगे। अपने यहाँ सर 2011 से लाइफ टाइम नहीं किए हैं, 2018 से लाइफ टाइम किए हैं उनने। टेट को 2018 से लाइफ टाइम।
हाँ, अपने यहाँ 2018 से लाइफ टाइम। आपके पास ये गजट है 2018 से करने का? लाइफ टाइम वाला? हम्म। हाँ सर, वो तो डला है। तो हमें या तो लिंक कहीं हो तो दे दीजिएगा या वो गजट सेंड कीजिएगा, हम भी देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? जब लाइफ टाइम किया गया है तो एनसीटी ने गजट जारी किया, आज भी एनसीटी की साइट पर वो गजट है जी। और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो है जुलाई 2011 से ही ये मान्य, और राज्यों को भी सेम वही करने को कहा गया है। पर अपने यहाँ जो बजट जारी हुआ सर, शिक्षा मंत्री थे उस समय महेंद्र सिंह परमार, उनके उससे हुआ, मतलब शिक्षा विभाग से हुआ 2018 से। अच्छा, तो हमें जरा सा वो लिंक भेजिएगा, वो गजट देखें हम पहले। ये आप अपने आंख से देखें हैं गजट की 18 से ही हुआ, 11 वालों का नहीं हुआ? जी, 2018 ही हुआ सर। अच्छा, हमें तो नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा। खैर, अगर ऐसा हुआ तो पहले हम देखेंगे एक बार, तभी हम मान पाएंगे। हाँ, मैं पहुंचाऊंगा आपको सर, हम्म। कर दूंगा निकाल के। तो क्या है ना, उसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि 2011 से, मतलब एनसीटी में तो 2011 से बैलेट कर रहा है वो, हम्म। और अपने यहाँ जो है सन 2018 से बैलेट कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। तो मैंने कहा हम्म। हो सकता है। और अभी जो जानकारी मांगे हैं उसमें भी 2018 से जानकारी मांगे हैं, 2018, 2020, 2023 अच्छा, ऐसी जानकारी मांगे हैं सर। देखिए, जो टेट सी टेट को लाइफ टाइम किया गया, हाँ सर। उसको लाइफ टाइम करने का जो रीजन, मुख्य रीजन है इम्पोर्टेंट, कि जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, जी। एक बार आप पास कर लिए, वो लाइफ टाइम वैलिड है। हाँ सर। उसका कोई डेडलाइन नहीं है कि इतने साल बाद ये जो एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट का है और ऐसे ही और आगे के कोर्सेज का है। जी। और इन्हीं के बेस पर जो भी आपने किया, बीएड किए, हाई स्कूल इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, जो इन्हीं के बेस पर जॉब मिलती है। जी सर। जी। तो जो टेट है वो भी पात्रता परीक्षा होने के साथ साथ कंपलसरी है। जी। और उसमें था कि 5 साल या 7 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अब कोई बंदा एक बार पास कर लिया, नौकरी पा गया, जी। सरकारी नौकरी, 5 साल बाद तो उसका एक्सपायर हो जाएगा फिर। हाँ, हमारे यहाँ सर 3 साल लिखते थे, अच्छा। या फिर आगामी जो पात्रता परीक्षा है उसके पहले तक मतलब वैलिड रहेगा। अच्छा अच्छा, 3 साल या अगला होने तक। हाँ। तो अब ये- अगर 3 साल है और उस दौरान कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पा गया जी। और उसको जॉब करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया, 4 साल 6 साल हो गए, जी। अब तो उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया। हाँ, दूसरी तो परीक्षा होती थी सर, हम्म। वो मतलब स्वतः ही अमान्य हो जाती थी। तो दूसरा परीक्षा हुआ या 3 साल से ज़्यादा हो गया और जी। उस व्यक्ति ने फिर से नहीं पास किया, तो हाँ। अब वो जॉब में रहेगा कैसे? क्योंकि उसका जिस बेस पर जॉब मिला है उसको, वो सर्टिफिकेट ही इनवैलिड हो गया। हाँ, ये बात भी सही सर। तो यही तो सबसे बड़ा मुद्दा बना कि आखिर ये जो नियम है ये तो गलत है। जी। जैसे बैंकिंग में आईबीपीएस होता है, जी सर। तो वहाँ बैंकिंग में जब भी भर्ती निकलती है आप देखेंगे तो जो क्वालिफिकेशन होता है, आईबीपीएस सिर्फ एक स्कोर कार्ड बनाया गया वहाँ। जी। और आईबीपीएस का कोई खास रोल नहीं होता है, सिर्फ उसको पास करके ही आप आवेदन कर पाएंगे, इतना ही रोल होता है। जी। 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 और यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा तो कहा गया, जी। लेकिन उसका रोल जो है ज्वाइनिंग में भी है। हाँ सर, ज्वाइनिंग में है, हमारे यहाँ उसी के बेस में ज्वाइनिंग होती। तो उसका हर जगह रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर वो 3 साल 5 साल जो भी रखा गया है जहाँ, वो जी। एक्सपायर हो गया तो फिर जो है व्यक्ति किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता। इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो जब वो एक्सपायर हो गया, कोई जॉब में ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, तो उसकी तो नौकरी एक तरह से जो है ख़त्म हो गई, हाँ ना सर। इनवैलिड हो गया। जी। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए ही ये लाइफ टाइम किया गया। जी। जी। कुछ जी। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसलिए लाइफ टाइम कर दी कि लोग जो है ढेर सारा फॉर्म भरेंगे तो पैसा आएगा, ये होगा वो होगा। वो सब कुतर्क हैं सिर्फ। मेन पॉइंट जो है वो यही है कि जो जॉब पा चुका है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, अब उसका सर्टिफिकेट जब एक्सपायर हो गया तो फिर वो जॉब में कैसे बना रहेगा? क्योंकि उसी के बेस, वो कंपलसरी है। और या तो फिर सर, फिर उसकी 3 साल के अंदर फिर उसकी परीक्षा ली जाए।
तो वो अगर 3 साल में परीक्षा लेते हैं तो क्या हर 3 साल वो परीक्षा ही देता रहेगा? सही है ना सर। तो ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही उसको लाइफ टाइम करना पड़ा। जी, जी, क्योंकि इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था कि कोई मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पा गया, 7 साल बाद उसका सीटेट एक्सपायर हो गया। जी, तो जिस बेस पर उसने नौकरी पाया था, वही जब एक्सपायर हो गया तो अब वो नौकरी में कैसे बना रहेगा? अच्छा, ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब की बात। प्राइवेट में बात कर लें, कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाया जी, और वो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, जी, ठीक है? टेट के लिए तो कोई एज लिमिट है नहीं, कभी भी कोई दे सकता है। हुँ, अब जब उसने प्राइवेट में जॉब करना शुरू किया, उसकी उम्र थी 30 साल जी, और उसने जो है पास किया था 1-2 साल पहले। अब वो जब 7 साल बीत गया, अब उसका एक्सपायर तो प्राइवेट वाला कहेगा भैया तुम्हारा तो टेट एक्सपायर हो गया, हम तुमको नहीं ले रखेंगे, अब दूसरे को रखेगा। सही है और क्या जब इनवैलिड ही हो गया वो। तो भाई प्राइवेट वाला तो हटा ही देगा, उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो व्यक्ति क्या हर 5 साल, 7 साल पर वो प्राइवेट में नौकरी भी करने के लिए बार-बार यही पास ही करता रहेगा? तो हुआ ये है सब सर, ऐसा हुआ है 2011 में हुँ, एग्जाम दिए, 2008 में अलग एग्जाम दिए, हुँ, मतलब एग्जाम दे दे के अब इसमें 2008 में अच्छे अंक आए थे, 2011 में कम अंक आए, हुँ। नहीं हुआ। अब 2018 में दिए, फिर कई लोगों का ज्यादा आए, कोई के कम आए, तो ऐसे में चूके हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट में भी। जी, इसका सिंपल सा एक ही निष्कर्ष था कि जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी कोर्सेज हैं, जैसे ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड हैं, जी, ऐसे ही उसे भी लाइफ टाइम कर दिया जाए, इस वजह से लाइफ टाइम किया गया। जी सर जी, तो वो लाइफ टाइम जब करने की बात हुई तो जुलाई 2011 से किया गया और साथ ही सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि इस चीज़ को अपने यहाँ भी जो है लागू करें और गजट जारी करें। तो आपके यहाँ अगर 2018 से हुआ है तब तो एक तरह से ये अपवाद हो गया ना? अपवाद है ही सर। 2008 8 में भी हुई है, 2011 में भी हुई है, लेकिन एक चीज और सुनिए तो सर, जो अनुकंपा वाले हैं ना, हुँ, अनुकंपा वालों को मतलब शिथिलता दी है उन्होंने कि 2011 की भी अगर टेट पास हो आप, हुँ। तो आपको अनुकंपा में ले लिया जाएगा, लेकिन जो फ्रेशर हैं उन लोगों को नहीं दिए, उन्होंने फिर 2018 ही से लाइफ टाइम माने उसको। अब इसके बारे में हम जो है ज़्यादा कुछ अभी तो नहीं कह पाएँगे क्योंकि आपके यहाँ जो भी ये गजट वगैरह हुए हैं लाइफ टाइम करने का जी, या 2008 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ, वो कैसा टेट है, क्या है, उसके बारे में जब तक हम देख नहीं, नहीं लेंगे सब क्या है, वो सर पात्रता की परीक्षा लिख के आ रहा था उसमें भी। तो उसको एक बार हम देखेंगे तभी मानेंगे। नहीं, मैं वो आप क्या है, कैसे है, हो सकता है कि उसमें जो भी लिखा है आप समझ रहे हो कुछ और एक्चुअल में हो कुछ और, लोग समझ रहे हो कुछ और। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो लोग कह रहे हैं बीएड बाहर, जबकि बीएड बाहर जैसा कोई सेंटेंस, कोई वर्ड उसमें लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा सर वो तो। हुँ, आपका मैं तो टेंशन फ्री रहता हूँ, मेरा भी बीएड है सर। अच्छा, अच्छा। और अभी लगभग 91.6 में लिस्ट आई है ग्रेड 3 की, अच्छा, और मेरे 89.9 कुछ है सर, ऐसी कुछ है। अच्छा। तो और एससी से हूँ सर, हुँ, हुँ। और गेस्ट में भी है, हुँ, तो हुँ। उस हिसाब से हो सकता है अगर पोस्ट वोस्ट बढ़ती तो हो जाता। तो और हो जाएगा। अभी बस ये जो बजट रद्द हुआ है, जी, तो नया बजट आ जाएगा जब नवंबर में, जी, 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 तो फिर आपका चुनाव भी खत्म हो चुका होगा। गवर्नमेंट फिर केंद्र सरकार जो है, जो कुछ निर्देश देगी राज्यों को करने के लिए, हाँ वो सर, सब कुछ होंगे। जितने भी गेस्ट टीचर हैं, वो सारे जो है कहीं न कहीं राहत पाएँगे। जी जो सर, प्राइमरी में है, वो प्राइमरी में हो जाएँगे। जो जी, और कहीं वर्ग 1, वर्ग 2 में हैं, जी, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट इस तरह की व्यवस्था करेगी जैसे आपने बताया ना कि आरक्षण वगैरह दे रहे हैं। हाँ सर, 25% तो दिए हैं, 25% सीटें रिज़र्व कर दी है ना? रिजर्व कर दिए। तो रिज़र्व करने से ये फ़ायदा मिल जाएगा कि उतने सीटों पर ही उनका ही अधिकार रहेगा। हाँ अन्य सर, नए लोग फाइट नहीं कर पाएँगे। नहीं कर पाते उसमें। तो गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें कर रही है, क्रम से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।
बस राज्यों का थोड़ा कंडीशन अलग अलग है। अब आपके यहाँ वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 बोला जाता है, जी सर जी। जबकि यूपी में क्या है कि प्राइमरी, जूनियर, जी टीजीटी, पीजीटी बोला जाता है। ये स्पष्ट रहता है। इससे क्या है, जैसा कि सेंट्रल में भी होता है, यही नाम होते हैं। जी जी जी। अब आप बता रहे हैं 6 to 10 एक साथ, यहाँ पर हमारे यहाँ 6 to 8 जूनियर होता है और 9 10 टीजीटी। नहीं सर, 6 to 10 में ग्रेड 2 आता है हमारे यहाँ। तो अभी अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशन है। तो अब जो है 5+3+3+4 वाला सिस्टम लागू होना है। जी तो अब आगे भी जो स्टेट या सीटेट होंगे, नया पैटर्न आएगा, जी तो अलग अलग टेट सीटेट होंगे, हर लेवल के लिए अलग अलग। तो अभी जी जो चल रहा है ये पुराना सिस्टम ही चल रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वो भी भविष्य में लागू होना है। तो जी। उसके हिसाब से जो टेट होंगे वो अलग होंगे। अभी जो चल रहा है पुराना सिस्टम, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक नया आ नहीं जाता है। जी जी जी। तो कुल मिला करके निष्कर्ष ये कि जो बीएड का गजट है वो नवंबर में आ जाएगा। आपके यहाँ चुनाव भी नवंबर में हो जाएगा। लोकसभा के पहले सर हो सकता है कुछ केंद्र से घोषणा हो जाए सर। देखिए ये जो अभी गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, एक लॉन्ग प्रोसेस है ये। जी तो लॉन्ग प्रोसेस में कभी जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करेंगे कहीं पर भी, कि चुनाव आ गया तो उसको देखते हुए कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दें अचानक से। नहीं, जैसा प्लान करके चले हैं, जिस स्पीड से चले हैं, वो जी उसी स्पीड से चलेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे। जी जी जी। अगर उन्होंने कोई चीज़ प्लान किया है कि जो है इतने समय के अंदर हमें ये 10 काम करने हैं, तो वो 10 काम करने पर फोकस करेंगे। और अगर उन्होंने तय किया होगा कि इतने समय के अंदर हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं, तो वो 2 काम पर ही फोकस करेंगे। जी ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो वो प्लान अपनी चेंज कर देंगे, स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं, वो चल रहा है जैसे जिस स्पीड से, क्योंकि एक ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। 1986 के बाद ये आया है ना हाँ राष्ट्रीय। तो जी। अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि इतने साल बाद आने का मतलब ये कहीं न कहीं, ये जो नीतियाँ बनती हैं, इस तरह की नीतियाँ एक लंबे समय को ध्यान में रख कर के तैयार की जाती हैं। हाँ सर वो तो सही। सर जी एक और निवेदन था मेरा, हुँ। जैसे जो पैरा टीचर लगे हैं, गेस्ट टीचर लगे हैं अपने यूपी में, शिक्षा मित्र हैं, हुँ। तो मतलब इनका जो बजट है सर, हुँ। वेतन का या मानदेय, वेतन का तो नहीं कह सकते, मानदेय का, हुँ। वो राशि केंद्र से आती है कि राज्य सरकारें देती हैं? देखिए शिक्षा पर जो भी खर्च हो रहा है, जी वो केंद्र और राज्य मिलके कर रहे हैं। तो जो परमानेंट कर्मचारी हैं, उनमें तो केंद्र सरकार का रोल ज़्यादा है। जी संविदा में भी जो है, जी अब संविदा में कौन-सी योजना कहाँ से है, कैसे है, जी। किस तरह की योजना कहाँ चल रही है, तो कुछ जगहों पर राज्य सरकार ही लगभग पूरा उठा रही है। ज़्यादातर लेकिन यही है कि केंद्र और राज्य दोनों उठा रहे हैं। जी सर जी। तो अब आपका जो वहाँ का डाटा होगा, वो चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कितना बजट आ रहा है। जी उसके अकॉर्डिंग फिर तब कन्फर्म हो पाएगा कि केंद्र भी कर रही है या सिर्फ राज्य। अगर केंद्र भी कर रही है तो कितने परसेंट केंद्र इसमें है संविदा वाले में। जी जी। और केंद्र सरकार, हमें उम्मीद है कि जल्द ही संविदा का बजट धीरे-धीरे बंद कर देगी, क्योंकि राज्यों को मजबूर करेंगी कि भैया तुम अपना परमानेंट भर्ती करो। तो जी अभी तो थोड़ा राहत दिए हुए हैं राज्यों को, जी तो फिर आगे चल के वो बजट वगैरह रोकेंगे, जी। ताकि राज्य सरकारें परमानेंट भर्ती के बारे में सोचें। हाँ ना सर, सही बात है ना सर। हुँ। भाई अच्छे टीचर आएंगे तो अच्छी शिक्षा देंगे। भाई अब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा हो और एक व्यक्ति अपने घर में रह रहा हो। जी उस मकान के बारे में सोचा जाए तो उसके मकान के बारे में चिंतित, उसकी देखभाल करना है, साफ-सफाई रखना है और समय-समय पर उसकी रंगाई-पुताई कराते रहना है। ये जी। कौन चिंतित रहेगा? किराएदार रहेगा या जो अपने मकान में रह रहा है? किराएदार रहता है सर अधिकांशतः। किराएदार क्या चिंता करता है? अगर घर में रह रहा है वो तो जान रहा है कि आज हम हैं, कल हम छोड़ के चले जाएँगे, हमसे इससे क्या मतलब है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। घर मालिक करता है सर, किराएदार क्यों करेगा, वो तो अपना काम। हाँ, हाँ, वही बात।
कि किराएदार जो होता है उसको पता है ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये टूटे फूटे कुछ भी हमें क्या फर्क पड़ता है। जी 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 लेकिन जब वही कोई मालिक होता है तो मालिक को चिंता होती है कि मेरा से नुकसान ना हो, हर साल अच्छे से इसकी रंगाई पुताई करा दें ताकि इसमें दीमक वगैरह ना लगे, पानी वगैरह अंदर कहीं सीलन वगैरह ना होने पाए, डेंटिंग पेंटिंग रहेगा तो दीवार में पानी लगेगा खराब होगा, जी। दरवाजे में लकड़ियां जो है वो खराब होंगी। तो जिसके पास पावर है, जिसको पूरा मिला हुआ है कि ये मेरा है, तो वो अपनापन उससे जोड़ेगा। और जैसे सर मन मन से भी पढ़ाते हैं ना, जो रेगुलर टीचर रहते हैं, और तो जो गेस्ट वाले हैं या पैरा टीचर हैं वो तो मन से पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से भय बना रहता है, मतलब फ्यूचर का। तो यहाँ पढ़ाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी। जब परमानेंट टीचर है तो उसकी जवाबदेही बनती है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है पूरी तरह से, जी। उससे जवाब मांगा जाएगा कि आपने किया नहीं किया। लेकिन संविदा वाले में क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा उसको हटा देंगे। बस, और कुछ थोड़ी होगा। लेकिन परमानेंट को हटाएंगे तो उसका तो पूरा भविष्य खत्म ना। वो तो लाइफ। वो गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन किया, इसलिए ना कि एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो पूरी लाइफ हम गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। जी जी और संविदा वाले भले उम्मीद करते हो कि हमें जो है परमानेंट कर दिया जाए, आगे ऐसा हो जाए वैसा हो, लेकिन वो जानते हैं कि ये अभी हम परमानेंट नहीं है, यानी हम टेम्पररी हैं। हाँ तो सर। उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं उतनी नहीं बनती है। जैसे यूपी में क्या कंडीशन है, कोई भी चीज आता है स्कूलों में करने के लिए तो जो शिक्षा मित्र हैं, भैया हम क्यों करें, हमसे क्या मतलब है, हम तो जितना पेमेंट मिलता है उस हिसाब से उतने काम करेंगे बस, इस तरह के जवाब होते हैं। जी सर, क्या करोगे। हम्म तो उनमें बहुत ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उनकी जिम्मे जवाबदेही उतनी नहीं बनती है, तो बहुत फर्क है। और जब व्यक्ति परमानेंट टीचर होता है ना, तो उसका जो है स्कूल से जुड़ाव उतना ही ज़्यादा होता है। होता तो उनका भी है, अतिथि शिक्षक जो हैं या संविदा कर्मी जो भी हैं, लेकिन जो है उनकी तुलना में परमानेंट टीचर का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी जवाबदेही हर जगह बन रही है। तो सही। वो हाँ, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। जी तो कुल मिला करके अब जो है संविदा सारे समाप्त होने हैं, जी परमानेंट टीचर ही रहेंगे। अभी चुनाव आपके यहाँ हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा केंद्र की जो जो योजनाएं हैं वो सब जो है होंगी। उसी के तहत तो ये आप लोगों का मानदेय डबल किए हैं, जी सर जी। केंद्र सरकार ही दे रही है, तभी बजट इतना वो बढ़ा पा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही सर। राज्य सरकार जो है, अब आप कल्पना कीजिए कि कितने लोगों का मानदेय बढ़ा और कितना बजट जो है अचानक से बढ़ गया। जी भाई हम लोगों को सुनने में देखने में तो लगता है कि भाई करोड़ों आ रहे हैं उनके पास, करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ तय है ना कहाँ पैसा कितना जाएगा। जी सर जी। कहीं पर भी अगर वो बजट बढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं से कटौती कर रहे होंगे। वो तो करते ही सर, जब तो यहाँ। तो जब 8,000 का जो है अरे 9,000 का 18,000 कर दिए, 7,000 का 14,000 कर दिए, 5,000 का 10,000 कर दिए, यानी कि एकदम डबल कर दिए बजट। जी तो आप डबल किए हैं, तो इतना तो राज्य सरकार के पास है नहीं क्षमता कि दूसरे सेक्टर का काट करके यहाँ दे दे तुरंत इतना बजट। जी तो केंद्र से मिला होगा बजट, तो उस आधार पर किए होंगे। हर 5-5 साल में बढ़ाते हैं सर वो। तो इतना बजट नहीं होता है ना कि हर साल जो है, इसीलिए तो परमानेंट नियुक्तियां न करके संविदा पर काम चलाते हैं। लेकिन अब जो है हर राज्य को कंपलसरी किया जा रहा है परमानेंट टीचर भरने का, और जब परमानेंट टीचर भरेंगे तो फिर वो बजट बनाएंगे, जब बजट बनाएंगे तो उसी हिसाब से खर्चों को देखते हुए आय भी करने के बारे में सोचेंगे कि भैया जो है आय भी करना होगा, जब इतना खर्च करना है तो। एक सामान्य व्यक्ति कमाता है, फिर अपनी कमाई के अनुसार अपने खर्चे तय करता है ना। जी लेकिन जी सरकार जो होती है वो पहले खर्चे तय करती है, जी और फिर उन खर्चों के आधार पर आय कहाँ से कितना करना है ये तय होता है, वहाँ उल्टा होता है। तो जब वहाँ पर मानदेय बढ़ाएंगे या कुछ भी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर प्लान करेंगे कि पैसा लाना कहाँ से। अच्छा, हाँ, सही है ना सर। पेट्रोल 80 रुपए चल रहा है, चलो इसको 100 कर देते हैं, 20 रुपए लीटर बढ़ा देते हैं। महंगाई बढ़ेगी सर, अगर खर्चा बढ़ेगा तो। भाई देखिए, चाहे किसी भी व्यक्ति का घर हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई सरकार हो, जी वो चलता बजट से ही है, पैसे से ही है।
जी एक घर में घर का मुखिया हो और उसके 4 बच्चे हों, जी सर। चारों कमाते हों और पैसा ला करके पापा को देते हों और पापा जो है सबको खिलाना पिलाना व्यवस्था देखते हों। जी मान लेते हैं चारों बच्चे जो है 5-5 हज़ार रुपए देते हैं, तो पिताजी के पास आया 20 हज़ार रुपए। जी अब वो 20 हज़ार में सबका कपड़ा, दवाई, खाना पीना सब मैनेज कर रहे हैं। जी अब उसमें कोई चाहे कि भैया हमको तो रोज पनीर की सब्जी खाने को मिले, मिठाई मिले। भाई जब इतना चाहिए तो जो 5-5 हज़ार तुम दे रहे हो, तो वो बढ़ा करके सब लोग देना शुरू कर दो। 10 हज़ार देना शुरू करो, हम भी वो तुम लोग को जो चाहते हो वो खिलाने लगेंगे। सही है। तो फाइनली जो भी लोग इच्छा कर रहे हैं, जी उसका भार किसे वहन करना है? उन्हें ही वहन करना है। जो 5 हज़ार दे रहे थे अपने पिताजी को, अब जी अगर उससे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। 5 हज़ार की जगह 8 हज़ार 10 हज़ार जो तय होगा कि क्या खर्चा करना, उस हिसाब से उनको अब अधिक देना पड़ेगा। तब तो पिताजी खिलाएँगे पिलाएँगे उस तरह की चीज़ें। सही है ना सर, और क्या आप दोगे नहीं तो कहाँ से खिला देंगे वो। बिल्कुल, ऐसे ही सेम गवर्नमेंट अगर कहीं पर ओवरब्रिज बना रही है, कहीं स्कूल बना रही है, कहीं हॉस्पिटल बना रही है, सड़कें बना रही है, जो भी कर रही है, तो वो लोगों की सुविधा के लिए कर रही है। जी तो लोगों की सुविधा के लिए कर रही है, तो गवर्नमेंट कोई बिज़नेस तो खुद करती नहीं है। जो कुछ कर भी रही है तो उससे जो कमाई आ रहा है इतना तो आता नहीं है कि हर चीज़ उसी से संभव हो। जी तो सर। लोगों के लिए कर रही है तो उन्हीं लोगों से ही तो फिर लेगी। तो वो क्या करेगी कि दवाई पर चलो 2% टैक्स बढ़ा देते हैं, तंबाकू वगैरह ये सब शराब वगैरह इस पर जो है 20% बढ़ा देते हैं और पेट्रोल बढ़ा देते हैं। इस तरह से बढ़ा करके और लोगों को इनकम में जो इनकम करते हैं उस टैक्स का दायरा उसमें निर्धारित करके वहाँ से इनकम कर लेते हैं। इस तरह से इनकम करते हुए लोगों से लेते हुए तब वो फिर वापस वही खर्च करते हैं कि सड़क बना दें, ओवरब्रिज बना दें, तो मेट्रो शुरू कर दें। तो ये जी सारी चीज़ें फिर घूम फिर कर के वहीं खर्च होते हैं। तो अरे अगर बजट बढ़ाए हैं, डबल किए हैं तो महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक सर। तो वो जब डबल किए तो कहीं या तो कटौती किए होंगे। अगर कटौती नहीं किए हैं तो वो पैसा फिर कहीं न कहीं जनता से ही तो लेंगे। और कहाँ से देंगे सर, पास का थोड़े देते हैं वो। हुँ, तो यही चीज़ है। अब इसमें लोग जब बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं इतनी सारी, तो जी कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले तुरंत फटाक से लेकर के आ जाते हैं। अरे फला नेता तो देखिए पकड़ा गया, इतना भ्रष्टाचार किया। अरे केजरीवाल के यहाँ देखिए 2-2 पकड़े गए हैं, तो लालू के ऊपर ये हुआ। भाई साहब, कोई भी 100% भ्रष्टाचार नहीं करता है। नहीं करते सर से। 1%, 2%, 5%, 7% इतना ही करेगा ना। बस बस। अब ऐसा नहीं है कि 100% कर देगा। अगर उसने 2, 4, 5, 10% किया है तो वो अलग मैटर है। वो कानून का काम है, वो देखेगी। हम लोग बात उस पर नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे जो बजट है, जो सिस्टम है, उन चीज़ों पर। सब बाकी भ्रष्टाचार तो हम तो कहते हैं साहब कि कोई देश दूध का धुला नहीं है, कोई देश नहीं है, हर जगह होता है। कोई देश नहीं है ना कोई नेता हाँ, है। कोई नेता भी नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी आम आदमी पार्टी आई थी इसी के ऊपर भ्रष्टाचार पर। देखिए कितने सारे लोग अंदर हैं उनके। सही है ना सर। तो सब नेता काय के लिए बनते हैं सर, इसीलिए बनते ही हैं। ये तो बनते हैं। अगर केजरीवाल जी को सिर्फ जो है भ्रष्टाचार ही खत्म करना होता और जो लोकपाल वगैरह जिस लिए शुरुआत किए थे कि हम जो है कि अन्ना जी के साथ आ रहे हैं, ये चीज़ें हम चाहते हैं तो और फिर आज वही कर रहे हैं। और क्या? तो कोई नहीं, राजनीति पॉलिटिक्स। राजनीति में आना था उनको तो बस एक सीढ़ी दिखाई दिया, उस सीढ़ी को पकड़ लिए और उस सीढ़ी को चढ़ करके पहुंच गए। बाकी सीढ़ी का क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए सीढ़ी। कहाँ गया लोकपाल बिल, कहाँ गया वो जो भी भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें थी वो सब खत्म है, गायब है। चर्चा ही नहीं होती सर उसके संबंध में आजकल। तो भ्रष्टाचार हर देश में है, हर राजनेता भ्रष्ट है, सही। उतना तो करेगा, हर कोई करेगा। और हर चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, हर जगह व्यक्ति है। और और ऐसा एक ऐसा कौन नहीं है जिसको थोड़ी लालच ना होती हो। एक चीज और बता रहा हूँ सर मैं, हम्म। नेता लोगों को भी भ्रष्ट पब्लिक ही ने तो बनाई। पब्लिक ने बनाया है, पब्लिक ही इनको चुन कर लाती है। और वास्तविकता ये है
कोई व्यक्ति, कोई दुनिया का कोई इंसान जिसको भी मौका मिलेगा तो कौन नहीं लाभ लेना चाहेगा। वो तो लेगा ही सर, कोई भी हो। और उसी के लिए तो ये बताओ चुनाव में कितना खर्च करते हैं वो लोग। चुनाव को छोड़िए, आप कोई अधिकारी देख लीजिए, कोई कर्मचारी देख लीजिए, क्या वो जन्म से भ्रष्ट था? नहीं था, लेकिन अब हो जाते हैं, क्या कर। अभी आप किसी सरकारी विभाग में जाइए, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दे देकर फटाफट काम आपका आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, बढ़ता जाता है वो तो आप सब। वो विभाग छोड़िए, आप चले जाइए जहां पर भ्रष्टाचार पर सजा दी जाती है, कचहरी, कोर्ट। वही कोर्ट वहीं। के पास बैठा पेशकार 10 रुपए 20 रुपए लेकर फाइल ऊपर नीचे करता रहता है। हाँ, सही है सर। तो ये सब चीजें तो हर जगह होती रहेंगी। अरे कोई भी आम व्यक्ति भी अभी जा रहा हो सड़क पर, हम्म, किसी का पर्स गिर गया हो, पैसा गिरा हो, जी। मैक्सिमम लोग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठा लेते हैं सर, काहे के लिए छोड़ेंगे। तो सिर्फ मौके की बात है, जिसको मौका मिलेगा तो कोई मौका छोड़ेगा नहीं। सही। खाली लोग दूसरों को कहते हैं, अपना नहीं। जितने लोग फेसबुक पर यहाँ वहाँ लिखते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, नेताओं के ऊपर, ये वो, वही न जाने कितनी बार कहाँ कहाँ क्या क्या किए होंगे। वो ठीक, बस मौका नहीं मिला बड़ा कुछ करने का, तो वो बड़े जो नेता लोग हैं उनको बोल रहे हैं। खुद की पीठ नहीं दिखती, खुद की दिखती। हम्म। ऐसा रहता है। तो चल। चलिए, बस पॉजिटिव रहिए। अभी बीएड वाला गजट आ जाएगा, हाँ सर। तो आप लोगों का एमपी में जो भी चल रहा है, अभी तो मानदेय बढ़ाया गया है, ये अच्छा किए, कम से कम कुछ तो सुधार किए हैं। बढ़ा हाँ, दिए तो डबल हो गया। और 10 महीने के लिए मतलब था पहले, हम्म। और 10 महीने में निकाल लेते थे और फिर से मतलब बुला लेते थे। हम्म। तो अब 12 माह का अनुबंध के लिए बोले थे, हालांकि भी एक डीपीआई का आदेश हो गया कि मतलब आगामी आदेश तक इनको निकाला ना जाए। अच्छा, देखिए जो भी अनुबंध होता है संविदा का, जी। तो कभी भी 365 दिन का नहीं होगा। नहीं होता ना सर। हाँ, वो 12 महीना कह रहे होंगे, लेकिन देखिएगा कि गर्मी की छुट्टी का, ठंडी की छुट्टी का, ये सब वेतन काट देंगे। जी जी जी। क्योंकि 12 महीना पूरा वो दिखाना ही नहीं है, उनको करना ही नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा था सर कि 2 दिन के लिए आपको बाहर निकालेंगे। हाँ, वो फिर से नया आपका हम्म। रिन्यूअल करेंगे, फिर से सब कुछ नया बनेगा। हाँ, मतलब फिर वहीं को वहीं आपको वो हम्म करेंगे। इस टाइप से है। हम्म। बाकी सर क्या है ना, हम्म मेरा तो ग्रेड 2 भी निकल गया है, हम्म। और ग्रेड 3 भी तीन तीन अखबार निकल गया सर। ग्रेड 3 तो अच्छा, ग्रेड 1 में थोड़े से पॉइंटों से चला गया सर, नहीं ग्रेड 1 में तो हो ही जाता मेरा। हो हाल जाएगा। प्रयास में अपन भिड़े हैं अभी, जब भी निकले, अब आज नहीं निकलेगी, 3 साल बाद तो निकलेगी। निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। और अब इस तरह से गवर्नमेंट जो है चीजें आगे नया आयोग बना करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत करना है कि हर वर्ष जो है जी। भर्तियां हों, हर वर्ष। हाँ सर, हर वर्ष होती तो सर कब का हो जाता हमारा तो। तो अभी चूंकि पुराना ही चल रहा है ना, सब कुछ एक साथ करना संभव नहीं है। जी जी जी। तो थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं, और जहाँ जैसी कंडीशन है उसके अनुसार कर रहे हैं। हम्म, तो अ, चूंकि आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, हम लोगों की लाइफ 50 60 70 80 जितने भी साल की है, जी सर जी। लेकिन गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो वो तो लंबे समय के लिए होती हैं, उसको देख करके हर काम करना होता है। सही है सर। तो कोई काम अगर वो 10 साल में, 20 साल में कर रहे हैं, तो हम्म, उनके लिए तो ठीक है भाई, 10 साल 20 साल 50 साल का प्लान। लेकिन हम उस 10 साल 20 साल में अगर अपना व्यक्तिगत देखें, तो हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। 10 साल 20 साल बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है सर। तो इसलिए जो है, किसी को भी जब भी हमसे बात होती है, हम कहते हैं भैया आप अपनी लाइफ खुद देखिए, और अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, वो तय कीजिए। गवर्नमेंट की चीजों पर डिपेंड पूरी तरह मत रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी प्लान करेगी, जी। लंबे समय का प्लान करेगी। सही है सर। अगर वो कहीं पर स्कूल बना रहे हैं, तो वो 1 2 साल के लिए नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं स्कूल के आने वाले 25 50 100 साल वहाँ स्कूल चलने वाला है। वो अगर कहीं ओवरब्रिज बना रहे हैं, तो उस ओवरब्रिज का जो इंजीनियर बनाने वाला होगा, उससे तय हुआ होगा कि भैया ये ओवरब्रिज जो है कितने साल तक जो है रहेगा, 10 साल 20 साल जो भी। जी। तो वो तो लॉन्ग टाइम के लिए हर चीज करते हैं।
उनके लिए वो तो सर योजनाएं लॉन्ग टर्म के लिए करती है गवर्नमेंट। अब सर अपनी खुद की स्वार्थ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि अगर मान लो हमने 10 11 12 साल स्कूल को दिए हैं, उसमें वेटेज देगी गवर्नमेंट, या फिर अन्य स्टेटों में जैसे सर उत्तराखंड की पॉलिसी बनी है, अपने यूपी में भी आपका वीडियो सुनता रहता हूँ, तो वहाँ भी 5 साल की छूट वगैरह दे रहा है नॉन टेट वालों को। 2011 से जो टेट पास शिक्षा मित्र है उनका संविलियन कर रहे हैं शायद। तो अभी मीटिंग आज 18 तारीख है ना, आज मीटिंग फाइनल होना था, अभी रिपोर्ट आएगी जी। और जैसे सर राजस्थान में किए उन लोगों ने कुछ को, झारखंड की पॉलिसी है, ऐसा हो सकता है सर एमपी में नहीं हो सकता? देखिए, राज्यों की अपनी जो पॉलिसी है वो तो है ही है, राज्य में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जी, तो वो जो है अपनी पॉलिसी बनाते रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जी, अब उसके अकॉर्डिंग सभी राज्यों को चलना है, जी, जी, जी। तो एक रूपता लाई जा रही है। हाँ सर। तो टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो एक रूपता लाई जा रही है कि 4 वर्षीय 2 वर्षीय 1 वर्षीय बीएड ही रहेगा, भविष्य में धीरे धीरे अन्य सारे कोर्सेज बंद हो जाएंगे। जी, और राजस्थान में रिट हो रहा है, जी, रीट को। आपके एमपी में वर्ग 1 2 3 इस तरह से हो रहा है। जी, केंद्र सरकार में सीटेट और सीटेट के बाद प्राइमरी भर्ती टीजीटी पीएचडी हो रहा है। जी, जी, और अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर यूपी टेट है, सीटेट को भी वैलिड मानते हैं, और फिर प्राइमरी की भर्ती आती है, जूनियर की भी आई है, और जी। टीजीटी पीएचडी होते हैं। हाँ सर। बिहार में भी इसी तरह से है, वहाँ पर भी जो है एस्टेट के नाम से होता है, हाँ। लेकिन वही है एक तरीके का टीजीटी पीएचडी प्राइमरी जूनियर सारी चीजें हैं। और वहाँ भी तो सर नियोजित जो टीचर थे उनके एग्जाम के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ, बिहार। वही नियोजित हैं, आपके यहाँ अतिथि शिक्षक हैं, अपने यहाँ शिक्षा मित्र अनुदेशक वगैरह हैं। ले तो अब क्या सर उनको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना? अरे अभी आज रिजल्ट जारी हुआ है, जी। कल जारी हुआ है ना, हाँ कल। तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें से बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं, अब वो हो जाएंगे परमानेंट। हाँ मतलब वो तो हो जाएंगे सर, सही वेटेज वगैरह दिए होंगे सर क्या हाँ, फिर? उनके लिए तो कर दिए ना कि 3 मौका दे रहे हैं, 3 मौके में उनको जो भी लाभ दे रहे हैं वो सारे लाभ देते हुए हाँ उनको सर। परमानेंट कर देंगे। हाँ मतलब उनको मेरिट से कोई मतलब नहीं है सर, है ना? नहीं, मेरिट तो रहेगी ही रहेगी ना। नहीं, जैसे नियोजित शिक्षक हैं सर वहाँ, हम्म। तो जैसे उन लोगों ने बीटी बीटे बिहार टेट निकाल ली मतलब, ठीक है। तो उनकी मेरिट ही से होगा चयन कि फिर मतलब जो? अभी अभी जो प्रक्रिया चल रही है, हाँ सर। जो कल रिजल्ट जारी हुआ है, जी। तो रिजल्ट जारी किए हैं उसमें जो नियोजित शिक्षक आ रहे होंगे लिस्ट में, मान लेते हैं कि अगर 100 पद है, हाँ सर। भरने वाले 100 तो होंगे नहीं, ज़्यादा होंगे। जी, जी, जी। और अभी तक हमारे जानकारी में कोई आरक्षण जो है सीटें रिजर्व करने की घोषणा तो किए नहीं है इस तरह का कुछ। हाँ, नहीं किए होंगे सर। तो फिर जब सीट रिजर्व नहीं है तो मेरिट में ही तो उनको आना होगा। हाँ वो तो सही सर, मेरिट ही में आता होगा। तो अभी कल जो रिजल्ट जारी हुआ है हम फेसबुक पर देख रहे थे, तो उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी सेम वही लिस्ट है, अलग कोई लिस्ट नहीं है। जी, जी, जी। सही है ना सर, होना भी चाहिए ना ऐसा। तो कुल मिलाकर के अभी तो राज्यों की जो भी कंडीशन है पुरानी वाली ही चल रही है। जी, अभी धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक समान पाठ्यक्रम कर रहे हैं, सभी राज्यों में आयोग बनवा रहे हैं ताकि आयोग के थ्रू भर्तियां हों, एक समान एक रूप में हों। आयोग जी। बन जाएगा तो हर वर्ष जो पद खाली होंगे सबको भरवाते रहेंगे, तो सर एक रूपता तो लाने का प्रयास हो रहा है। अभी एक वीडियो हम बनाने वाले हैं पाठ्यक्रम को लेकर के, एनईपी वो जल्दी आने जा रहा है नया। जी, जी, जी। एनईपी में? एनईपी, अरे एनसीएफ नया आने जा रहा है। अच्छा। प्री प्राइमरी का तो एनसीएफ जारी हो चुका था हाँ, हाँ। फरवरी में ही, जी, तो नया पाठ्यक्रम और भी तैयार हो रहा था, तो वो जो है न्यूज आई है, अभी हम न्यूज पढ़े भी नहीं है, उसका पेपर कटिंग रखे हैं। जी, जी, तो ये एनसीएफ वगैरह नया इसीलिए आ रहा है ताकि एक समान बना सकें, पाठ्यक्रम हो या कोई भी कोर्स हो,
या कोई भी राज्य हो वहां पर भर्ती प्रक्रिया हो, सबको एक समान बना रहे हैं। ठीक भी तो है ना सर, हम्म। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिलेबस टाइप का रहता है वो। अब मान चलो इस राज्य का स्टूडेंट से पढ़ के और वो महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है हम्म। या यूपी में जाके काम कर रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है बहुत। हम्म। इस, बिल्कुल। जब भी कहीं पर किसी भर्ती में शामिल होते हैं लोग, जी वो अलग अलग बोर्ड से पढ़े हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, और वहाँ पर जो रिजल्ट पैटर्न है, कहीं जी पर मार्किंग है, कहीं पर जो है ग्रेडिंग है, जी वो बहुत फर्क आता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, कहीं पर 1000 नंबर का है टोटल कोर्स उनका, कहीं पर जो है 1200 का है, तो जी। उससे भी जो है फर्क पड़ता है। तो एक रूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे सब एक समान कर देंगे। जरूरी सर, वो तो होना चाहिए एक हम्म। सही सिलेबस में। हम्म। चलिए, तो काफी कुछ चीजें हो रही हैं। एक बार प्रयास कीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है जितना अधिक से अधिक पढ़ सकिए, उसमें जो कुछ है उसी के अकॉर्डिंग सभी राज्यों को चलना है। कोई थोड़ा जल्दी चलेगा, कोई थोड़ा देर से, लेकिन करना सबको है। जी जी जी। सर तो आप ये टेलीग्राम में भी जुड़ा हूँ मैं, हम्म। और आज से नहीं सर, मैं तो बहुत दिन से पहले से जुड़ा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, तो जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, जब मैं समय मिलता है डालते रहते हैं। आपका वीडियो डलता है और सीधा नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे पास। अच्छा अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है, मिल जाता है तो जानकारी मिलती रहती होगी। हाँ, पूरी जानकारी वैसे मिलती है। वैसे ज्यादातर तो यूपी का ही हम डाल पाते हैं, अदर स्टेट का कहीं कभी कभी ही मिल पाता है तो। कभी कभी मिलता है सर। हम्म। बाकी वो टेट 2011 का आप बोल रहे थे तो मेरे मन हुआ, मैंने कहा हमारे यहाँ से पात्रता परीक्षा की जानकारी ये लोग मांग रहे हैं, हम्म। तो हो सकता है, मैंने कहा सर से डिस्कशन करूं क्या हो सकता है उसमें करके। तो ये आंकड़े जो जुटाए जा रहे हैं, चूंकि कई चीजें एक साथ चल रही हैं, उसमें किस रीजन से मांगा गया है वो तो गवर्नमेंट जाने, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों से आंकड़े जुटा रही है कि कितने टेट कहाँ कहाँ कब कब हुए हैं, कितने कैंडिडेट जो है टेट पास हुए हैं। और ये आंकड़े इस पर्पज से भी हो सकता है जुटाए जा रहे हो कि जो एनसीटी का नया गजट जारी होना है वहां पर कहीं कोई चीज शो करना हो। जी जी जी। तो ये सारी चीजें अब किस पर्पज से मेनली किया जा रहा है वो तो वही जानेंगे, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही है। हाँ सर, खैर वो तो कोई भी जानकारी अगर ले रहे हैं वो तो कुछ तो होगा, हम्म। कुछ पर्पज तो होगा ना सर, तब तो ले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बस अपडेट रहिए। जी सर जी, आपसे बात करके सर आज पहली बार बात हुई है आपसे मेरी। अच्छा मैं लगभग लगभग, हाँ, 2 साल से जुड़ा हूँ सर आपसे। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप चेक करता रहता हूँ, टेलीग्राम वगैरह, और अब तो आपका नोटिफिकेशन आप डालते हैं वीडियो सीधा आ जाता है। अच्छा पहले अच्छा मतलब बहुत कम वीडियो मिस करता हूँ आप। अच्छा। तो अभी आप ग्रेड वर्ग 1 में है ना? हाँ सर, वर्ग 1 में हूँ, लेकिन टेट पास ग्रेड 2 का और 3 का हूँ। अच्छा, चलिए तो 2 या 3 किसी में भी परमानेंट हो जाएंगे, जी। तो भी तो इससे तो बेहतर ही होगा ना। हाँ सर, खैर वो तो सही। और वर्ग 1 के लिए तो आप प्रयासरत है ही हैं, सर सफलता मिल ही जाएगी। अब निकले तो सही, अब प्रयास तो हर दिन पढ़ाई चालू मेरी। तो बस आप वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो जाएगा। कोई जी बात नहीं, थोड़ी बहुत कमी रह गई तो अगली बार हो जाएगा। जी सर जी। अब देखो सर, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो होना तो चाहिए। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, आपकी मेहनत रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, सब होगा। ऊपर जी। वाले से बस जो है प्रार्थना कीजिए जल्दी से जल्दी हो जाए। और चुनाव है तो चुनाव का रिजल्ट जो भी है, जी जी जी। बाकी सारी चीजें तो कहीं रुकने वाली नहीं है, कोई जीते कोई हारे। सही है सर वो तो। चलिए, काफी लंबी बात होगी, फिर रखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत। वेलकम।